तो महक, अपन ने कल क्या पढ़ा था बेटा? मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड, राइट? आप कल थे क्लास में? यस सर। हाँ, आप कल थे क्लास में। तो कल अपन ने क्या पढ़ा था कि जब आपका एडीएएस से ज्यादा होता है, ठीक है, जब आपका एग्रीगेट डिमांड जो है, मतलब जो आपकी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड की जा रही है, वो आपके एग्रीगेट सप्लाई मतलब जो आपके सप्लायर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं उससे ज्यादा है, तो क्या होता है कि आपका इक्विलिब्रियम आपके फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के आगे बनता है। और इक्विलिब्रियम इस तरह से जब आगे बनता है तो आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस आती है। और वो इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस जो होती है, उन इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कुछ मेजर्स लेती है। तो कल अपन ने वो सब देखा था। आज अपन देखेंगे कि जब आपकी डेफिशिएंट डिमांड हो जाती है तो क्या होता है। डेफिशिएंट डिमांड कब होती है? जब आपका सप्लाई जो है, आपका जो एग्रीगेट सप्लाई है, कंट्री वाइड जो सप्लाई है, वो सप्लाई आपका एग्रीगेट डिमांड से एक्सीड कर जाता है। तो आपका जितने से वो एक्सीड कर रहा है, वो जो डिफरेंस अमाउंट है, वो आपका क्या हो गया? वो आपका एग्रीगेट सप्लाई का अमाउंट हो गया। अब एग्रीगेट सप्लाई में एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि आपके सप्लायर्स ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा गुड्स बना के या गुड्स एंड सर्विसेज जो भी है प्रोडक्ट्स बना के रखे हुए हैं, लेकिन उतनी डिमांड अपने कंज्यूमर्स की ओर से आ नहीं रही है। मतलब क्या होगा कि आपके कंज्यूमर्स या जो आपके जो एक्सपेंडिचर करने वाले जो लोग, जो पब्लिक है, वो लोग अभी डिमांड ही नहीं कर रहे उस चीज की। तो क्या होगा? सप्लायर्स के पास स्टॉक पड़ा रह जाएगा। अब जब सप्लायर्स के पास उनका स्टॉक पड़ा रह जाएगा तो वो क्या करेंगे? और बनाना बंद कर देंगे, और बनाना बंद कर देंगे। और जो एग्जैक्टली है वो भी वो लोग सस्ते में बेचना चालू कर देंगे। क्यों? क्योंकि भाई कम से कम बिके तो सही, मेरे पास कुछ तो पैसे आए। तो यहाँ पे एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है कि जब सब सस्ते में बेचना चालू कर देंगे तो ओवरऑल आपकी इकोनॉमी में डिप्लेशन, डिप्लेशन मतलब जब चीजें महंगी होती है तो इन्फ्लेशन होता है, जब चीजें रेगुलर से सस्ती होने लग जाती है तो डिप्लेशन हो जाता है। इसको अपन कहते हैं डिप्लेशनरी सिचुएशन। तो डिप्लेशनरी गैप मतलब क्या हो गया? जो आपके फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से जो जितना कम है वो, उसको अपन लोग डिप्लेशनरी गैप बोलेंगे। तो जब इकोनॉमी में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपकी इकोनॉमी में डिफ्लेशन चल रहा है, तो गवर्नमेंट और आरबीआई किस तरह से उसको कंट्रोल करते हैं? सबसे पहला, इंक्रीज इन स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट। अपन ने पिछले वाले कल वाले टॉपिक में देखा था डिक्रीज इन स्पेंडिंग बाय, रिड्यूसिंग स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट, और इस वाले में देखा है इंक्रीज इन स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या करेगी यहाँ पे? अब आपकी इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई कम है, इसका मतलब क्या हो गया महक कि आपकी इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं चल रही, राइट? समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, अब जब आपकी इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी चल नहीं रही, इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी जीडीपी अपने आप कम हो जाएगी, राइट? यस। हाँ, तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट आपकी इकोनॉमी में बूस्ट लाने के लिए अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देगी। अब स्पेंडिंग बढ़ाने से क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो गए, वेयर हाउस हो गया, एग्रीकल्चर स्पेंडिंग हो गया, सारी स्पेंडिंग जब गवर्नमेंट बढ़ाएगी तो जितने भी सेक्टर्स में गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाएगी, उन सेक्टर्स में उन पर्टिकुलर चीजों की डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। और डिमांड बढ़ेगी तो आपका सप्लाई उसको मैच, डिमांड बढ़ेगी तो आपका एडी और एएस इक्वली फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। और आपकी जो डिप्लेशन आ रखी इकोनॉमी में, प्राइस फॉल बहुत ज्यादा, वो घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा। एग्जैक्टली तो गवर्नमेंट क्या करेगा इस केस में? जब इन्फ्लेशनरी सिचुएशन रहती है तो गवर्नमेंट क्या करता है? अपनी स्पेंडिंग कम करता है ताकि भाई चीजें के भाव एकदम गिरने लग जाए और आराम से सबके अफोर्डेबिलिटी में आ जाए। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रहा है? अपना स्पेंडिंग इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हो। क्यों? इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो चीजें महंगे में बिकेगी, महंगे में मतलब हल्के से महंगे में बिकेगी, तो लोगों को इंसेंटिवाइज फील होगा कि चलो अपने को इस लाइन में घुस के कुछ करना चाहिए, कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप है बाय रिड्यूसिंग टैक्सेस। अब क्या करती है गवर्नमेंट ने? उधर टैक्स इंक्रीज किया था, गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशनरी गैप के टाइम टैक्स इंक्रीज क्यों किया था? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि आपके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम कम हो। सर, डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? डिस्पोजेबल इनकम मतलब इनकम का वो हिस्सा जो आपके हाथ में खर्च करने के लिए बची है। पिछले वाले कल के दिन में अपन देखा था कि इन्फ्लेशन के केस में गवर्नमेंट आपके टैक्स बढ़ा देती है, जिसके बाद आपके पास खर्च करने के लिए पैसे कम होते हैं। जब खर्च करने के लिए पैसे कम होते हैं तो क्या होता है कि आप यू टेन टू सेव, आप जो बोलते हो कि भाई अपन फालतू का खर्चा नहीं करेंगे, अपन लोग उस चीज को बचा के रखेंगे। जब आप अपने खर्चे कम कर देते हो तो क्या होता है? आपकी डिमांड अपने आप कम हो जाती है। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है? उन टैक्सेस को कम कर रही है।
मतलब जैसे 92 रुपीज आपको 100 में से मिलते थे, मतलब 8 रुपए यदि पहले आपके टैक्स कटते थे तो आपके पास 92 रुपीज स्पेंडिंग के लिए होते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने बोला कि अपने को इकोनॉमी में बूस्ट लेके आना है, तो अपन क्या करेंगे, अपन लोग अब टैक्सेस को कम कर देंगे। तो गवर्नमेंट ने टैक्स को 8 रुपए से 4 रुपए कर दिया। तो अब आपके हाथ में खर्च करने के लिए कितने 96 रुपीज है। तो आप अपना स्पेंडिंग बढ़ाओगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड और सप्लाई will move closer and deflation will get reduced। समझ में आया बेटा? Yes sir। नेक्स्ट, बाय इंक्रीजिंग मनी सप्लाई। अपन ने कल देखा था कि मनी सप्लाई आरबीआई कंट्रोल करता है, राइट। तो आरबीआई डिफ्लेशन के केस में, इन्फ्लेशन के केस में, दोनों के केसेस में आरबीआई ऐसा करता है। लेकिन आरबीआई के जो तरीका है वो टोटल उल्टा रहेगा। जैसे सबसे पहले पिछले वाले केस में अपन ने देखा था कि आरबीआई क्या करता है, बैंक रेट को बढ़ा देता है, जिससे बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा कम हो जाता है और वो उन्हीं लोगों को देना चाहेगा जो ज्यादा से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देंगे। और जो इंसान ज्यादा से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेगा वो ऑब्वियसली उससे लोन लेने वाले लोग कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोग चाहेंगे कि भाई जब लोन की दरें कम हो जाए, जब लोन सस्ता हो जाएगा तब अपन लोन लेंगे। जब लोग लोन नहीं लेंगे तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी उतनी बढ़ेगी नहीं और महंगाई लेवल पे आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। बैंक्स ने आरबीआई ने क्या कर दिया, इस बैंक रेट की दर को कम कर दिया। अब इस बैंक की दर को, रेट की दर को कम हो गया, मतलब क्या हो गया, आपके कमर्शियल बैंक का कॉस्ट कम हुआ कि नहीं हुआ महक? उनको अब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है आरबीआई को, तो आपके कमर्शियल बैंक का कॉस्ट कम हुआ कि नहीं हुआ? कम हुआ। हाँ, जब कॉस्ट कम हुआ तो वो अपना वहां से भी जो जिस रेट पे वो लोग बाकियों को रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं वो भी कम करेंगे कि नहीं करेंगे लोन का? करेंगे। अच्छा, और लोन का इंटरेस्ट जब वो कम करेंगे तो आप लोग लोन लेने जाओगे कि नहीं जाओगे? जाएंगे। और जब लोन लेने जाओगे आप लोग तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी या एक्सपेंडिचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। और जब आपका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो आपकी डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। और जब आपकी डिमांड बढ़ेगी तो आपका एडी और एएस का जो गैप है डिफ्लेशन वाला वो भी कम होगा कि नहीं होगा? होगा। एग्जैक्टली। आपको ऐसा लग रहा है सर ये क्या एक ही एक चीज बार बार पढ़ा रहे हो, लेकिन जितनी बार मैं बोलूंगा उतनी बार यदि आप सोच के हाँ या ना बोलोगे तो आपको कंसेप्ट एक बार दिमाग में बैठ जाएगा। मतलब आपको ये चैप्टर को वापस एक बार भी घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हेडिंग देख के समझ में आ जाएगा कि मुझे इसके नीचे क्या लिखना है। दूसरा, अपन ने देखा था कल लीगल रिजर्व रेशियो, दो तरह के रेट्स होते हैं, एक होता है सीआरआर, एक होता है एसएलआर। याद है कि नहीं है? यस सर। हाँ, तो कल जब इन्फ्लेशनरी गैप अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने देखा था कि बैंक क्या करता, आरबीआई करता है क्या करता है, सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा देता है। जब वो सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा देगा तो बैंक के पास क्या रहेगा, लोन देने के लिए कम पैसा आएगा। लोन देने के लिए जब कम पैसा है बैंक के पास तो वो उसी लोन को ज्यादा से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देना चाहेंगे। और जब वो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देना चाहेंगे तो काफी लोग हैं जो सोचेंगे कि फॉर अ टाइमिंग अपने को लोन नहीं लेना चाहिए, जब बैंक रेट लोन का रेट कम कर देगी तब अपन लेंगे। तो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली लोगों ने लोन लेना कम कर दिया। लोन लेना कम कर देंगे तो वो लोन को जिस जगह पे खर्च करने वाले तो वो जगह पे खर्च नहीं कर पाएंगे, तो उस हिसाब से आपकी डिमांड गिर जाएगी और आपकी डिमांड गिर जाएगी तो स्पेंडिंग कम हो जाएगी। जो आपका एडी और एएस का इन्फ्लेशनरी गैप था, इन्फ्लेशनरी गैप कम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटली उल्टा हो रहा है। अब बैंक चाहता है कि आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि बैंक चाहता है कि इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े। तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई एसएलआर को और सीआरआर को घटा देगा। जब वो घटा देगा तो बैंक्स के पास लोन देने के लिए ज्यादा पैसा आ जाएगा। जब बैंक्स के पास लोन देने के लिए ज्यादा पैसा आ जाएगा तो वो लोन की रेट्स कम कर देगा। और लोन की रेट जब वो कम करेगा, जब आपका बैंक लोन के रेट को कम करेगा तो क्या होगा, जब भी आपका बैंक लोन के रेट को कम करेगा तो आप मोटिवेट होगे लोन लेने के लिए। और जब आप लोन लेने के लिए मोटिवेट होगे, जब आप लोन लोगे तो आपकी स्पेंडिंग बढ़ेगी। और जैसे ही आपकी स्पेंडिंग बढ़ेगी आपकी डिमांड बढ़ेगी। और जैसे ही आपकी डिमांड बढ़ेगी आपका जो डिफ्लेशनरी गैप है वो डिफ्लेशनरी गैप भी घट जाएगा। समझ में आया महक? यस सर। एक तरीके से कल का रिपीटेशन ही है, बस कल अपन लोग इन्फ्लेशन पढ़ रहे थे और आज अपन डिफ्लेशन पढ़ रहे हैं। टोटली रिवर्स है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर रहा। कल का यदि आप लेक्चर देखोगे तो आपको आज का भी पूरा एनालाइज तो खुद ही कर सकते हो, पर चलो ठीक है, साथ में रिवीजन भी हो जाएगा। नेक्स्ट है डिक्रीजिंग रेपो रेट एंड डिक्रीजिंग रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है?
महक, रेपो रेट मतलब ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कमर्शियल बैंक को लगता है जब वो आरबीआई से लोन लेते हैं। याद है कल पढ़ाया था अपन ने। Yes. Yes, हाँ, sir. अब कल अपन ने देखा था इन्फ्लेशनरी गैप के टाइम क्या करता है, आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देता है। मतलब कमर्शियल बैंक जब आरबीआई से लोन लेगी तो उनको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। जब उनको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा तो वो अपना जो उनका एडिशनल कॉस्ट लगा है लोन देने में वो किन से वसूलेंगी, वो बैंक्स आप लोगों से वसूलेंगी जो लोन लेने जाते हैं उन लोगों से। और जब बैंक आप लोगों से रेट वसूलना चालू करेगी तो आप लोग सोचोगे अभी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत महंगा है, अपन अभी लोन नहीं लेंगे, अपन बाद में लोन लेंगे। तो आप अपनी स्पेंडिंग को रोक लोगे और आपकी डिमांड कम हो जाती थी और आपका इन्फ्लेशनरी गैप कम हो रहा था। तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे तो बैंक चाह रही है कि आप लोन लो, तो बैंक ने क्या किया, रेपो रेट की दर को कम कर दिया। जब रेपो रेट गिर जाएगा तो बैंक के पास पैसा ज्यादा देने के लिए आ जाएगा लोन के तौर पे। जब बैंक के पास लोन के तौर पे देने के लिए पैसा ज्यादा है तो वो बोलेंगे यार इतने पैसे का हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करके अपन लोग लोन देना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो अब जब उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन का गिर जाएगा आप लोगों के लिए, तो आप लोग एज ए नॉर्मल कंज्यूमर या बिजनेसमैन आप लोग लोन लेना चाहोगे। और जब आप लोन लोगे तो आप उसको स्पेंड करोगे, स्पेंड करोगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो डिफ्लेशनरी गैप भी कम हो जाएगी। समझ में आया महक? Yes, sir. सेम डिक्रीजिंग रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, अभी क्या करता है सेंट्रल बैंक, क्या करता है आपका आरबीआई, आपका आरबीआई आपके जो कमर्शियल बैंक्स है उनको बोलता है कि अपन आप हमारे पास थोड़ा डिपॉजिट रख सकते हो, उसके बदले हम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। तो जब इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आती है तो आरबीआई क्या करता है, इस रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है। आरबीआई बैंक्स को बोलता है कि मैं आपको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा आपके डिपॉजिट्स पे। मतलब ये बैंक्स के लिए इनकम है, राइट। मतलब यदि बैंक्स अपना एडिशनल फंड जो उनके पास एक्स्ट्रा का फंड्स पड़ा है वो आरबीआई में पार्क कर देंगे, आरबीआई में रिवर्स रेपो रेट के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई को डिपॉजिट में दे देंगे, तो आरबीआई उनको 7% इन रिटर्न इनकम देगा, राइट। अब आरबीआई जब 7% इनकम दे रहा है तो आप लोग आरबीआई के पास ही जाओगे, क्योंकि लोन जब देने जाओगे तो लोन पे तो अपने को सिर्फ 6-6.5% इंटरेस्ट रेट मिलता है, और ऊपर से क्या होता है उसकी रिस्क भी बहुत हाई होती है। आरबीआई को आपने एक बार पैसा दिया तो रिस्क फ्री रिटर्न मिलता है। तो आरबीआई इन्फ्लेशनरी गैप के टाइम क्या करता है, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन के टाइम आरबीआई क्या करता है, इस रेट को बढ़ा देता है, रिवर्स रेपो रेट को। रिवर्स रेपो रेट को जब आरबीआई बढ़ा देगा तो क्या होगा कि लोग लोन कमर्शियल बैंक लोन नहीं देकर आरबीआई के पास देना प्रेफर करेगी अपना पैसा। क्यों? क्योंकि वहां पे रिस्क फ्री रिटर्न आपको मिल रहा है। ठीक है, तो जब बैंक्स आरबीआई को सारा पैसा दे देगी, ज्यादा से ज्यादा पैसा देगी डिपॉजिट के तौर पे, तो उसको लोन देने के पास कम पैसा रहेगा। जब लोन देने के पास कम पैसा है तो बैंक्स क्या चाहेंगे कि इस पैसे को हम लोग ज्यादा से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चढ़ाएं। तो ज्यादा से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चढ़ाने का जब वो सोचेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे आप लोगों के लिए। और आप लोगों को जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ावा मिलेगा तो आप सोचोगे हमको अभी नहीं लोन लेना चाहिए, हमको लोन लेना चाहिए बाद में। यू विल वेट फॉर द टाइम एंड योर स्पेंडिंग विल डिक्रीज। और जब आपका स्पेंडिंग डिक्रीज होगा तो आपका डिमांड डिक्रीज हो जाएगा, डिमांड डिक्रीज हो जाएगा तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे आरबीआई चाहती है कि लोग लोन ले और खर्चा करे और स्पेंडिंग करे और अपनी डिमांड को बढ़ाएं और इकोनॉमिक एक्टिविटी बराबर जगह पे आए। तो यहाँ पे आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो रिवर्स रेपो रेट है उस रिवर्स रेपो रेट को गिरा देगा। अब फिर कमर्शियल बैंक सोचेंगे आरबीआई मेरे को 3% ही दे रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट और मैं रिस्क के साथ भी 12% कमा लूंगा सादे लोगों को, मतलब रेगुलर पब्लिक को लोन देके। तो अब बैंक्स क्या करेंगी, अपना पैसा आरबीआई से निकाल लेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे देंगे, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे देंगे पब्लिक को, जनरल पब्लिक को। जनरल पब्लिक को जब लोन लेना रहेगा और उनको अट्रैक्ट करना रहेगा तो कमर्शियल बैंक उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर थोड़ा सा कम चार्ज करेंगे और आप लोग वो हो जाओगे, मोटिवेट हो जाओगे लोन लेने के लिए। और जब आप लोग लोन लोगे तो आप अपनी स्पेंडिंग बढ़ा दोगे, स्पेंडिंग बढ़ा दोगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो डिफ्लेशनरी गैप भी कम हो जाएगी। समझ में आया महक? Yes, sir. सुचित बेटा कल का लेक्चर देखे? नहीं सर, मतलब वो पर अभी समझ रहा है सर जो आप मतलब कल अभी के पढ़ा रहे लेक्चर हो। प्लीज जरूर देखना, कल का और आज का रिलेटेड है। मैं थोड़ा थोड़ा कल का हाँ सर। लेक्चर चल रहा हूँ साथ में, ताकि जो आज दो नए लोग हैं उनको
कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अपन एग्जैक्टली क्या पढ़ रहे हैं, मतलब आपका बैठना वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा कल का रिपीट करके पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ सर, आ रहा है। ओके बेटा, कल का भी देखना लेकिन, ठीक है। हाँ हाँ। नेक्स्ट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन? When central bank purchases security from public, it makes money payments to the public. The money flows out of central bank and finds its way to the commercial bank, to the buyers of these securities who have accounts in their banks. अब क्या हो गया, अपन ने कल देखा था कि आरबीआई क्या करता है, आरबीआई को जब इन्फ्लेशनरी सिचुएशन कंट्रोल करनी होती है तो वो अपनी सिक्योरिटीज बेचना चालू करता है। सिक्योरिटीज बेसिकली क्या होती है, आरबीआई क्या करता है, अपने नाम पे बॉन्ड्स बना लेता है, ठीक है, और बोलता है कि मैं जनरल पब्लिक के लिए फ्लोट कर देता है मार्केट में, और बोलता है कि आप ये बॉन्ड खरीदो, और ये बॉन्ड खरीदोगे तो आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको 3 महीने 4 महीने 91 डेज, कितने तो भी उनके गैप, कितनी भी फ्रीक्वेंसी में वो रख सकते हैं, और बोलेगा कि इतने दिन बाद, इतने महीनों बाद, इतने साल बाद आपको इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिल जाएगा। तो जनरल पब्लिक क्या सोचती है कि आरबीआई दे रहा है, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा है, तो अपन लोग आरबीआई में डिपॉजिट करेंगे, ना कि अपन कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट करेंगे। तो जब वो आरबीआई में डिपॉजिट करने लग गए अपनी सेविंग्स को, तो वो लोग अपना पैसा बैंक, कमर्शियल बैंक से निकालेंगे और आरबीआई में डिपॉजिट कर देंगे। कमर्शियल बैंक से जब वो पैसा निकालना चालू करेंगे तो कमर्शियल बैंक के पास लोन देने के लिए बहुत कम रकम हो जाएगी। जब लोन देने के लिए उनके पास कम रकम रहेगी तो वो जितनी भी रकम लोन के तौर पे देना चाहेंगे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे, और जब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे तो आप लोग सोचोगे कि अपने को अभी लोन नहीं लेना है, विल वेट फॉर सम टाइम, और जब आप लोग लोन नहीं लोगे तो यू विल नॉट स्पेंड, एंड व्हेन यू विल नॉट स्पेंड तो आपकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो आपका इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। ये था कल के केस में, मतलब आरबीआई क्या कर रहा है, यहाँ पे अपनी सिक्योरिटीज को बेच रहा है कि भाई मेरी सिक्योरिटीज खरीदो तुम। तो आप लोग क्या कर रहे हो, आरबीआई की सिक्योरिटीज खरीदने के लिए अपने अपने रिस्पेक्टिव सेविंग अकाउंट से पैसा निकाल के, कमर्शियल बैंक से पैसा निकाल के आप आरबीआई की सिक्योरिटी को परचेज कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्लेशनरी सिचुएशन में आरबीआई को क्या करना है, आरबीआई को आपकी इकोनॉमी में एक थ्रस्ट लेके आना है, ठीक है, एक स्टिमुलस लेके आना है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़नी चाहिए। तो क्या करेगा, वो सिक्योरिटीज बेचने की जगह आप लोगों से सिक्योरिटीज खरीदना चालू कर देगा वापस, मतलब वो अपनी सिक्योरिटीज को परचेज करना चालू कर देगा आप लोगों से। तो क्या होगा कि वो आपसे सिक्योरिटी लेगा और बदले में आपको डायरेक्टली पैसे देगा कि नहीं देगा? महक, सुचित, देव, समझ में आ रहा है? आरबीआई आपसे हाँ सर, दूंगा। सिक्योरिटी खरीदेगा तो आपको इन रिटर्न वो क्या देगा, आपको इन रिटर्न वो वापस आपके पैसे देगा, और जब वो आपको आपके पैसे रिटर्न देगा तो आप उसको अपने पास नहीं रखने की बजाय आप उसको कहाँ कर दोगे, आप उसको बैंक्स में, सेविंग्स बैंक या अपने कमर्शियल बैंक के रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में डिपॉजिट करा दोगे। जब आप उस पैसे को अपने कमर्शियल बैंक्स के रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में डिपॉजिट करा दोगे तो कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा आ जाएगा लोन के तौर पे देने के लिए। जब उनके पास ज्यादा पैसा आ जाएगा तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग दिस पैसा खाली एंड आइडल, वो लोग क्या करेंगे भाई, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी मिल रहा है उस कॉम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लोन पे देना चालू कर देंगे, और जब लोन की दरें कॉम्पिटिटिव या सस्ती हो जाएगी तो आप लोग मोटिवेट हो जाओगे कि मुझे लोन लेना है, आप लोग लोन लोगे, उस लोन को स्पेंड करोगे, उस स्पेंडिंग से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो ये जो आपका डिफ्लेशनरी सिचुएशन आया वो डिफ्लेशन आपका कम हो जाएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. ओके, हाँ सर। लास्ट अपना हाँ सर। लोअरिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। अब क्या होता है, अपन ने कल पढ़ा था कि बैंक्स क्या करते हैं, आपके आरबीआई क्या करता है, कमर्शियल बैंक के ऊपर कुछ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स लगाता है कि जैसे कि भाई अगर आप इतना लोन ले रहे हो तो आपको सामने वाले से इतना % तो आपको उसका प्रॉपर्टी या उसके खुद के असेट्स इंश्योर करना है। जैसे 100 रुपए का यदि मैं लोन दे रहा हूँ किसी को तो मुझे इंश्योर करना होगा कि इसके पास जो एसेट्स है वो कम से कम मेरा इतना अमाउंट को रिकवर कर सके, ठीक है। समझ लो 10%, फॉर एग्जाम्पल कि आरबीआई ने बोला है कि 10 नहीं 25%, 25% प्रॉपर्टी के पेपर्स मुझे मेरे पास डिपॉजिट होना, ऐसा आपको रिक्वायरमेंट सामने से लेना है। तो कमर्शियल बैंक क्या बोलेगा, 100 रुपए का यदि मैं लोन दे रहा हूँ तो आपको 25% मतलब 25% आपको मार्जिन मनी, मार्जिन रिक्वायरमेंट आपको देनी पड़ेगी, मतलब 25% आपको आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स को मुझे देना पड़ेगा, तभी मैं आपको लोन दे पाऊंगा 100 रुपए का। तो जब आरबीआई इन्फ्लेशनरी सिचुएशन होती है तो आरबीआई क्या करता है, इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देता है। जब मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देता है तो जो लोन लेने वाले लोग होते हैं वो सोचते हैं कि इतना सारा अपन कहाँ से लेके आए, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, अभी रुक जाते हैं, जब ये कंडीशन थोड़ी लीनियंट हो जाएगी तब अपन लोन लेंगे। जब वो लोन नहीं लेते तो
खर्चा नहीं होता, खर्चा नहीं करते, स्पेंड नहीं करते तो आपकी डिमांड नहीं बढ़ती, और डिमांड नहीं बढ़ती तो इन्फ्लेशन कम होने लग जाता है। तो यहाँ पे अगेन आरबीआई चाह रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़नी चाहिए, तो क्या करेगा, 25% मार्जिन रिक्वायरमेंट की जगह उसने 10% मार्जिन रिक्वायरमेंट कर दी। तो अब आप सोचोगे यार इतनी कम मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है तो अब अपन लोन ले सकते हैं। जब आप लोन लेना चालू करोगे तो अगेन आपका खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा तो क्या होगा, आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। अच्छा, आप में से किसी को इस चीज से डाउट है कि सर लोन लेने से खर्चा कैसा बढ़ता है? किसी को भी डाउट है? देव, सुचित, इस बात पे नहीं सर। मतलब आप जब लोन लोगे तो, और ऑब्वियसली जब देव कोई लोन लेगा तो देव क्यों लोन लेगा, कि क्योंकि देव को कुछ करना है, या तो बिजनेस एक्टिविटी के लिए लोन लेगा, या तो पर्सनल होम लोन लेगा, या तो अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए लोन लेगा। मतलब लोन वो पैसे को अपने पास रखने के लिए नहीं ले रहा है, वो लोन उस पैसों से कुछ खरीदना है उसको, या कुछ खर्चने के लिए ले रहा है। जब वो खर्च करेगा तो वो डिमांड कर रहा है, डिमांड कर रहा है मतलब डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो डिफ्लेशन गैप अपने आप कम हो रही है। समझ में आया क्या? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। Yes, sir. तो ये अपना आज का टॉपिक था, इसके साथ अपन ने ये चैप्टर भी खत्म कर दिया है। महक बेटा, आप इसके पीछे के क्वेश्चन यदि आपको ये समझ में आ गया, क्योंकि आप ये अकेले हो जिसने दोनों क्लासेस अटेंड करी है, तो आप ये पीछे के कुछ क्वेश्चंस वगैरह वो देखना चालू करो, उसमें से कुछ डाउट होता है तो मुझसे पूछना बेटा, ठीक है? Okay, sir. और जिन दोनों ने, देव और सुचित, मैं आप लोगों को ये लिंक भेज रहा हूँ कल के लेक्चर की भी और आज के लेक्चर की भी ग्रुप में आ जाएगी, ठीक है? तो आप लोग प्लीज दोनों कल का वीडियो भी देख लेना, आप लोग को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। इस चैप्टर से आई एम एक्सपेक्टिंग अ मिनिमम 4 मार्क्स क्वेश्चन ये वाले कंसेप्ट के ऊपर, आपके एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के मेजर्स पे। तो प्लीज डू सी दैट, ठीक है? आई एम सेंडिंग यू द लिंक इन अ व्हाइल। ओके, बाय क्लास। आज इतना ही है क्योंकि आज इतना ही टॉपिक था, Yes. ठीक है? Sir, हाँ बेटा। आपने वो मिक्स्ड इनकम वाला पता किया? बाय सर। बाय बेटा।